हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 36 लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग कुछ थ्योरी पार्ट बचा नहीं, चैप्टर इज ऑलमोस्ट ओवर कंप्लीट हो चुका है हमारा। आज के लेक्चर में हम लोग को सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करना है, जो मैंने 35th लेक्चर के एंड में आपको पीडीएफ दिया था उसके अंदर के एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें तो आप वो वर्कशीट ओपन करो जिसमें लिखा है लेक्चर 32 टू 35 क्लास वर्क लिखा है, राइट। तो उसको हम लोग को डिस्कस करना है। 32 से लगा के 35 तक जो भी मैंने आपको सिखाया था उसी के ऊपर बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, सो दिस इज रिलेटेड टू लेक्चर 32 टू 35। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following is the correct Irving-William order of metal ions for the stability of the complex? सबको पता था, it was Mn plus 2, Fe2 plus, cobalt plus 2 and nickel plus 2। इसी तरीके से था। इसके बाद कॉपर आता है, बट यहाँ पे कॉपर का तो जिक्र ही नहीं किया है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। सेकेंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, बहुत इजी है सब क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स अमंग द फॉलोइंग इज। स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स के बेटा मैंने बहुत सारे रीजंस बताए थे, और बहुत सारे रीजंस में चार्ज डेंसिटी था, बेसिसिटी था, चिलेटिंग लिगेंड था, बट इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी। सर इसका ऑप्शन डी क्यों होगा? बिकॉज वहाँ पे ईडीटीए दिया, और खुद अकेला ईडीटीए बेटा 5 रिंग बनाएगा। कितना रिंग बनाएगा? 5 रिंग। सो अकेला ईडीटीए ही अगर 5 रिंग बना रहा है तो बाकी सब में 5-5 रिंग तो नहीं होंगे। कितने रिंग्स बना रहा है? 5 रिंग्स बना रहा है, तो हाईली क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। C2O4 में भी है, EN में भी रिंग्स बनेंगे, बट 5-5 रिंग एक अकेला बना रहा है क्या? नहीं। नेक्स्ट, द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स अमंग द फॉलोइंग इज। कौन सा वाला कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? इसमें से अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स जो होगा वो होगा FeCO5। क्यों? क्योंकि बेटा सबसे पहली बात तो इसमें बैक बॉन्डिंग भी होगा, और बैक बॉन्डिंग के साथ में यहाँ पे पाई कैरेक्टर और सिग्मा कैरेक्टर दोनों रहेगा, इसके लिए सबसे ज्यादा स्टेबल वही होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, which of the following complex has highest stability constant at 298? हाईएस्ट स्टेबिलिटी कांस्टेंट सब में कैडमियम ही है, तो आपको लिगैंड ही देखना पड़ेगा। साइनाइड इज द मोस्ट बेसिक लिगैंड, इट इज मोर बेसिक लिगैंड है बेटा। तो सबसे ज्यादा अगर बेसिसिटी बढ़ेगी तो लिगैंड की स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो थर्ड का आंसर बी था, और फोर्थ का जो आंसर है वो है बच्चों डी। फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी EDTA molecules are required to make an octahedral complex with calcium plus 2? इसका तो स्ट्रक्चर भी बनाया था मैंने। एक ही EDTA चाहिए होता है, एक ही, ओनली वन EDTA मॉलिक्यूल, वन EDTA मॉलिक्यूल। एक ही EDTA होगा तो अपना काम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिफ्थ का आंसर हो जाएगा बच्चों सी, है ना। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखिए। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन क्या बोले? हाँ, ये आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल वाला टॉपिक का है। सिल्वर सल्फाइड डिसॉल्व्स इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम साइनाइड टू फॉर्म। यहाँ पे बेटा हमारा जो कॉम्प्लेक्स बनता है सबको पता है, इट इज NaHgCl ट्वाइस। इसमें सिल्वर इज इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑप्शन ए हो जाएगा ए। डी मत टिक करना, वहाँ पे Na2 है, वो टिक मत करना, ठीक है, कॉमन मिस्टेक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड? OMC, जिसमें मेटल और कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड नहीं होगा वो OMC नहीं होगा। अगर मैं बात करूं फर्स्ट वाला डाइइथाइल जिंक, वो तो है। दूसरा वाला उसमें मिथाइल और बोरॉन का डायरेक्ट बॉन्ड है, वो भी है। ऑप्शन सी जो होगा उसमें नहीं होगा। सी में क्यों नहीं होगा? बिकॉज बोरॉन के ऊपर 3 बार इथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये देखो, इथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है इस तरीके से। ट्राइथाइल बोरेट, पता ना, ग्रीन एज कलर का फ्लेम होता है, पी ब्लॉक में पढ़ा था हमने। ग्रीन एज फ्लेम के साथ जलता है ये, बोरिक एसिड का इथेनॉल के साथ रिएक्शन कराया था। तो यहाँ पे मेटल और कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड है ही नहीं बेटा, तो दिस इज नॉट एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात करें, 8, which of the following is not an organometallic compound? जी सॉल्ट तो बेटा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, क्योंकि प्लैटिनम का इथीन के साथ बॉन्ड है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी है। सिस प्लैटिन नहीं है, फेरोसिन तो है। सिस प्लैटिन क्यों नहीं है? क्योंकि प्लैटिनम के ऊपर क्या है? 2 बार तो क्लोरीन है और 2 बार अमोनिया है, इसमें तो कार्बन का कोई नामो निशान ही नहीं है बच्चों। तो सिस प्लैटिन इज नॉट एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और इसका ऑप्शन हो जाएगा 8 का सी। If we talk about ninth one,
नाइन्थ वन, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसमें से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन सा है? तो फर्स्ट वाला तो नहीं हो सकता, सेकंड में भी नहीं हो सकता, थर्ड वाला ही आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgI, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 डन। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, जिगलर नाटा कैटलिस्ट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ डैश TiCl4 प्लस ट्राइथाइल एल्यूमिनियम, ट्राइथाइल एल्यूमिनियम। तो या तो एल्यूमिनियम लिखना चाहिए या फिर टिटेनियम है, तो इसमें से ऑप्शन क्या दिया है? टिटेनियम दिया हुआ है, सो इट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया हमारा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, Which of the following is not an organometallic compound? कौन सा वाला organometallic compound नहीं है? तो ऑप्शन क्या आएगा बच्चों? ऑप्शन ए C2H5ONA, बराबर है, ऑप्शन ए आएगा। अभी है ना, इसमें ऑप्शन डी में प्रिंटिंग मिस्टेक है बच्चों। क्या प्रिंटिंग मिस्टेक है सर? प्रिंटिंग मिस्टेक ये कि ये कंपाउंड जो है वो है KPtCl3, ये प्रिंटिंग होना चाहिए था, उन्होंने गड़बड़ कर दी बेटा, C2H4, ये प्रिंटिंग होना चाहिए था, ये ऑप्शन डी है, ठीक है। तो करेक्शन कर लेना आप लोग, अगर आप प्रिंट आउट निकालते हो तो। अभी इसमें मोबाइल में तो करेक्शन नहीं कर सकते ना। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इन द फॉलोइंग? अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑप्शन सी आएगा, सी है। क्यों? क्योंकि देखो वहां पे Al2 दिया है, CH3 6 टाइम्स है बेटा, थोड़ा सा प्रिंटिंग है वहां पे, CH3 3 है, यहाँ पे C नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, एल्यूमिनियम वो मेटल है और कार्बन क्या है, ऑर्गेनिक पार्ट है, वो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। Which of the following is an organometallic compound? 13 क्वेश्चन। तो बच्चों इसका एक ही ऑप्शन है, टेट्राइथाइल टिटेनियम, टेट्राइथाइल टिटेनियम, क्योंकि टिटेनियम और कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 14 CH3MgI is an organometallic compound due to, CH3MgI में ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्यों है? इसका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होने का रीजन है क्योंकि इसमें कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड है, और कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड हो जाएगा तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, ठीक है बच्चों। 15th क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड? किसमें पाई बॉन्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है? तो ये जितने भी ऑप्शन थे ABC, उनमें सब में तो पाई बॉन्डेड ही है, वो तो फेरोसिन है, सबको पता है, जी सॉल्ट है, ये सब है। हाँ, ये वाला नहीं होगा, CH3 4 टाइम्स SN, इसमें पाई बॉन्डिंग का तो कोई सवाल ही नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, पाई बॉन्डिंग इज नॉट प्रेजेंट इन, पाई बॉन्डिंग किसमें प्रेजेंट नहीं है? तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कोई पाई बॉन्डिंग का सवाल नहीं होता है, बाकी सब में तो पाई बॉन्डिंग है ही बेटा, जी सॉल्ट सबको पता है, डाइक्लोरो डाइबेंजीन क्रोमियम भी पता है, फेरोसिन में भी पाई बॉन्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, which of the following organometallic compound is sigma as well as pi bonded? कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बेटा मैं बोलूंगा हार्डली 2 सेकंड आंसर, 2 सेकंड में आंसर आएगा। अगर कभी क्वेश्चन में सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड दोनों आ जाए तो मैंने आपको सिखाया था मेटल कार्बोनिल, लिखवाया भी है सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड। तो जैसे भी अगर आपको मेटल कार्बोनिल दिख जाए तो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, कोई मेटल कार्बोनिल है क्या? हाँ सर, एक ही ऑप्शन है और एक ही होगा, डोंट वरी, ऑप्शन सी, मेटल कार्बोनिल हो गया ना, CO आ गया, कोबाल्ट भी और CO भी है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बच्चों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिनर्जिक बॉन्डिंग इज प्रेजेंट? सिनर्जिक बॉन्डिंग मतलब बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग भी वापस कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल में होगा, तो मेटल कार्बोनिल एक ही ऑप्शन है। देखो इतना जल्दी हो सकता है बेटा, ठीक है ना। तो आप लोग बोलोगे सर चैप्टर तो आपने बहुत टाइम लगा दिया, 35 लेक्चर्स दिए, बट यहाँ पे काम अपना बहुत आसान हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, इन FeCO5 19 क्वेश्चन, FeCO5 की बात करें बेटा तो यहाँ पे CO आ गया, कार्बोनिल ग्रुप आ गया, मतलब इसमें सिग्मा एंड पाई दोनों दिखेगा, सिग्मा और पाई दोनों दिखेगा, मतलब इसमें क्या आएगा बच्चों? FeNC बॉन्ड, FeNC बॉन्ड मतलब इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा ना, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और यहाँ से यहाँ पे कौन सा बॉन्ड? पाई बॉन्ड। अभी ये ऑप्शन जो है बराबर से प्रिंट नहीं हुआ है, ऑप्शन ए में लिखो, ए में लिखो सिग्मा कैरेक्टर ओनली, ऑप्शन ए में लिखो बच्चों सिग्मा कैरेक्टर ओनली, ऑप्शन बी में लिखो सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर, बोथ सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर, ऑप्शन सी में लिखोगे आयोनिक कैरेक्टर, जो दिया है वही दिया है, लिखा है मैंने, बराबर, और ऑप्शन डी में लिखोगे पाई कैरेक्टर ओनली। तो बच्चों अभी आप बताओ, ये तो मेटल कार्बोनिल है, तो मेटल कार्बोनिल में एक ही चीज है, सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर दोनों देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, समझा।
थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर था। नेक्स्ट, अमंग द मेटल कार्बोनिल द CO बॉन्ड इज लोएस्ट इन। CO बॉन्ड लोएस्ट कब होगा? जब MC बॉन्ड स्ट्रांग होगा। अगर M और C का बॉन्ड स्ट्रांग होगा, ठीक है ना, बॉन्ड ऑर्डर इज लोएस्ट, तो CO और इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? ये वीक हो जाएगा, और वीक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? ठीक है ना, अमंग द फॉलोइंग मेटल कार्बोनिल द CO बॉन्ड ऑर्डर इज लोएस्ट। CO का बॉन्ड ऑर्डर कम है, तो इसका मतलब ये स्ट्रांग है, बराबर ना? ये क्या है बच्चों? स्ट्रांग होना चाहिए। एकदम ध्यान से सुनो ना, CO बॉन्ड ऑर्डर स्ट्रांग, सॉरी लोएस्ट है ना, बॉन्ड ऑर्डर इज द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, सॉरी माय मिस्टेक। बॉन्ड ऑर्डर कम होना चाहिए ना, लोएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा कम कब होगा? जब बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा मतलब बॉन्ड क्या होगा? वीक होगा। बॉन्ड क्या होगा? वीक होगा। तो बॉन्ड वीक कब होगा बेटा? जब मेटल और कार्बन का बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रांग होगा। तो बच्चों जितना मेटल और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रांग होगा, उतना ही कार्बन और मेटल ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या होगा? वीक होगा। बॉन्ड वीक होगा तो बॉन्ड ऑर्डर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये कब पॉसिबल है? जब मेटल के ऊपर क्या चार्ज आ जाए? नेगेटिव चार्ज। अभी ऑप्शन डी में करेक्शन करो। ऑप्शन डी में ये लेक्चर में भी मैंने सॉल्व कराया था। इधर VO6 यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस प्लस तो फर्स्ट वाले में, लास्ट वाले में क्या आएगा बच्चों? माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, माइनस प्रिंट नहीं होता। तो जिस मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, वो मेटल कार्बन को बहुत सारे भर भर के इलेक्ट्रॉन देगा, और भर भर के इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा बेटा? वो हाईली स्टेबल हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी। 21 देखो, द ब्लू कलर obtained in the Lassagne test due to the Persian blue, पता है ना पर्शियन ब्लू? तो पर्शियन ब्लू बेटा किस वजह से होता है? मैंने लेक्चर में लिखा है, ये सब के पीछे भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। FeCN6 3 Fe4 FeCN6, ठीक है ना? तो इसको क्या बोलेंगे? फेरी फेरोसाइनाइड, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट 22, in any ferric salt on adding potassium ferrocyanide a Persian blue color is obtained। तो पर्शियन ब्लू कलर किसकी वजह से आता है बच्चों? यहाँ पे आप ऑप्शन में क्या लिख सकते हो बताओ? यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑप्शन सी, अभी जस्ट पढ़ा है हमने, FeCN6 राइस। पर्शियन ब्लू कलर इसकी वजह से आता है। नेक्स्ट, पर्शियन ब्लू इज फाउंड व्हेन फेरिक सल्फेट reacts with K4 FeCN6, that is option B। next 24, डाइमिथाइल ग्लाइकोजेन gives red precipitate with nickel +2। ये तो एप्लीकेशन का फर्स्ट पॉइंट ही था। एरोपेज पता है, मैंने लिखा था NH4OH। NH4OH क्या है बेटा? बेसिक मीडियम है। बेसिक मीडियम मतलब pH should be greater than 7। to get this precipitate readily the best pH range is, pH क्या होना चाहिए बेटा? greater than 7 होना चाहिए। तो greater than 7 कौन सा ऑप्शन है? एक ही है, 9 to 11। ठीक है, 9 to क्या होना चाहिए? 11 होना चाहिए। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। 25, क्वेश्चन नंबर 25, which of the following is the commonly used for the detection of sulfide ion? सल्फाइड आयन के डिटेक्शन के लिए पता है नाइट्रोब्रूसाइड, सोडियम नाइट्रोब्रूसाइड, which gives violet color। सोडियम नाइट्रोब्रूसाइड, it gives violet color with sulfide ions, ठीक है ना? तो ये इसका टेस्ट है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 26 वाला देखो बच्चों, 26 Ziegler Natta catalyst is no need to waste time, it is option B। 27 देखिए, विल्किंसन कैटलिस्ट, ठीक है ना, PPH3 थ्राइस Cl और रोडियम होता है। इट इज यूज्ड फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन, ऑप्शन सी। ये देखो कितने फटाफट हो रहे हैं सब क्वेश्चन। 28, Ziegler Natta catalyst is used for, obviously हमने किधर यूज किया था? पॉलीमर चैप्टर में, पॉलीमराइजेशन ऑफ ओलिफिन्स मतलब अल्कीन्स। ओलिफिन्स का मतलब अल्कीन्स होते हैं। सर अल्कीन्स को ओलिफिन्स क्यों बोलते हैं? तो आपने अल्कीन चैप्टर अगर पढ़ा होगा तो वहां पे बताया होगा, अल्कीन्स ऑन हाइड्रोजनेशन गिव्स अल्केन। अल्केन्स मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन व्हिच आर यूज्ड एज ऑयल्स। जो पेट्रोल डीजल है वो सब क्या है बेटा? ओलिफिन्स को हाइड्रोजनेट करके बनाया जाता है ना। तो ऑयल जनरेट करने के लिए हम लोग अल्कीन्स को यूज करते हैं। तो ओलिफिन्स का मतलब होता है ऑयल जनरेटिंग सब्सटेंस, जिससे ऑयल को पैदा किया जा सकता है, बनाया जा सकता है ना। नेक्स्ट 29, Wilkinson catalyst is used for homogeneous catalyst in the hydrogenation of alkene contains dash, it contains what? Rhodium। इसके अंदर क्या है बच्चों? रोडियम है। सबको पता है ना इसके अंदर क्या होता है? रोडियम होता है। इज इट क्लियर? इसका एक बार फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay, so next question।
क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है जिगलर नाडा कैटलिस्ट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, किधर यूज होता है याद है, HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन। नेक्स्ट 31, which of the following coordination compound is used to inhibit the growth of tumors, मतलब एंटी कैंसर एजेंट। अभी तो ये बेटा सबको पता चल गया होगा क्योंकि सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में इस चैप्टर में डीपीपी में मैंने यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन डाला हुआ है। इट इज, अभी तो सबको बेटा रात को 12 बजे भी उठा के पूछा तो सबके मुंह से एक ही नाम आएगा, क्या ये तो सिस्प्लेटिन ही होगा। कौन सा प्लेटिन? सिस्प्लेटिन। द लिगैंड व्हिच इज यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ लेड, याद है लेड पॉइजनिंग, उसके लिए हमने क्या यूज किया था याद है, कैल्शियम EDTA कॉम्प्लेक्स। प्रीवियस लेक्चर में बताया था मैंने कैल्शियम EDTA कॉम्प्लेक्स। तो कैल्शियम EDTA कॉम्प्लेक्स के लिए बेटा हमको क्या चाहिए, EDTA चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, EDTA ऑप्शन सी है ना। 33 देखिए, which is what is used for, what is the use of tetraethyl lead, ये मैंने लिखवाया था ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में कि टेट्राइथाइल जो लेड होता है इसको हम लोग तेल भी बोलते हैं, TEL, टेट्राइथाइल लेड। ये क्या बेटा एक एंटी नॉकिंग एजेंट है, मतलब इंजन में जो आवाज आती है उसको कम करता है, एंटी नॉकिंग एजेंट। पहले जब गाड़ी आती थी बेटा चालू करते ही बेटा ऐसा लगता है कान बंद कर ले बेटा, अभी इतना आवाज नहीं आता है बहुत सारे गाड़ी में। इवन अगर आप अच्छी गाड़ी यूज कर रहे हो राइट, कार में, तो बेटा पहले तो ऐसा लगता था जैसे इंजन चालू कर दिया बहुत बड़ा वहां पे, अभी ऐसा नहीं होता है। गाड़ी चालू करते बहुत बार तो फील भी नहीं होता है कि गाड़ी चले, एकदम स्मूथली चलती है राइट, इवन इन केस ऑफ बाइक्स ऑल्सो। तो ये एंटी नॉकिंग एजेंट्स का काम होता है जिनको हम लोग TEL बोलते हैं, टेट्राइथाइल लेड। 34, द मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन में आयरन, विटामिन B12 में कोबाल एंड कार्बोक्सीपेप्टाइड्स, ठीक है। जो बायो स्टूडेंट्स होगा उनको तो पता होगा उसमें जिंक होता है, इंसुलिन में भी होता है जिंक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 35th क्वेश्चन, टर्न बुल्स आई, टर्न बुल्स आई नहीं रेड, ब्लू इज व्हाट, फेरो फेरिसाइनाइड, इट इज ऑप्शन बी, मैंने लिखवाया था लेक्चर में। 36, द हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द शेप ऑफ विल्किंसंस कैटलिस्ट, मैंने लिखवाया था इट इज DsP2, हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1, DsP2 है तो स्क्वायर प्लेनार, क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर प्लेनार, ठीक है। 37th क्वेश्चन, द रेड प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड व्हेन इथेनॉल सॉल्यूशन ऑफ डाइमिथाइल डाइऑक्साइड इज एडेड टू द अमोनिकल निकल +2, ठीक है ना, निकल +2, निकल +2 मतलब Ni+2 DMG मॉलिक्यूल, यहाँ पे अमोनिकल सॉल्यूशन था दैट इज एक्वस अमोनिया दैट इज NH4OH, और यहाँ पे अपना बना था NiDMG ट्वाइस, सबको पता है इट इज स्क्वायर प्लेनार, स्क्वायर प्लेनार, स्क्वायर प्लेनार। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन था, मैंने सब लिखवाया है। तो उसने क्या बोला है, द रेड कॉम्प्लेक्स है स्क्वायर प्लेनार ज्योमेट्री, ऑप्शन इज नॉट ट्रू बोला है, तो फर्स्ट तो राइट है। कॉम्प्लेक्स है सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पता है ना, 2 रिंग एक्स्ट्रा बने थे, वो भी राइट है। रेड कॉम्प्लेक्स है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, एब्सोल्युटली रॉन्ग, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी, सी इज रॉन्ग। 38 क्वेश्चन देखो बच्चों, 38 क्वेश्चन, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ इट्स मेटल, याद है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में मॉन्ड्स प्रोसेस पढ़ा था, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में जो हमने मॉन्ड्स प्रोसेस पढ़ा हुआ है, तो मॉन्ड्स प्रोसेस में हम लोग यूज करते हैं ये, तो मॉन्ड प्रोसेस में क्या यूज करते हैं, Na यूज किया जाता है, Na के लिए यूज किया जाता है CO4 वाला पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट 39th क्वेश्चन, डाइमिथाइल डाइऑक्साइड इज यूज्ड फॉर, DMG किसके लिए यूज होता है बेटा, यही क्वेश्चन है देखो, इट इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ Na+2 आयंस। निकल, इन सिल्वर प्लेटिंग ऑफ कॉपर के AgCN ट्वाइस, मैंने बताया ना इलेक्ट्रोप्लेटिंग में पहले जमाने में AgNO3 यूज होता था, अभी हम लोग क्या यूज करते हैं, पोटेशियम AgCN ट्वाइस। क्यों यूज करते हैं बेटा, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है ना, तो इजीली बाहर नहीं आएगा, तो एकदम थिन कोटिंग होता है। तो बेसिकली इसका रीजन क्या बताया था मैंने, याद है, लेस अवेलेबिलिटी, और यही ऑप्शन में होगा भी गारंटेड, लेस अवेलेबिलिटी, ये एंट्रेंस का ही क्वेश्चन है। लेस अवेलेबिलिटी ऑफ Ag+ आयंस एज यू कैन नॉट डिस्प्लेस सिल्वर, कॉपर जो है वो सिल्वर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा फ्रॉम AgCN टाइप्स, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। सो दिस इज द एंड ऑफ वर्कशीट नंबर नेम्ड एज 32 32 से 35। इसका एक बार फोटो ले लो आप लोग।